फ्राइडे बोला था। वो तो एक्सरसाइज 4 के लिए बोला था ना। ईएलपी के लिए कब बोला था? आज मंडे। मतलब डिस्कशन हो गया है यूँ। मंडे कल ही था। कल बोला था। निकालो ईएलपी निकालो फिर। किसका बोला था तुम बताओगे ना। केमिकल या आयनिक? दोनों बोला था मुझे तो याद है लास्ट में बोलते बोलते। चलो पहले तो आयनिक निकालो। ईएलपी नहीं है। झांको पीछे झांको। इधर ईएलपी। शाबाश। लास्ट बेंच। ये तो धोखा हो गया। ईएलपी कौन कौन लाए हो? गिनती के 5 लोग लाए हो। चलो फिर कल करेंगे डिस्कशन, लेकिन लेके आना है कल ईएलपी ना। कल लेकिन होगा डिस्कशन है ना। निकालो थर्मो निकालो। कल फर्स्ट लॉ पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या थे? दो। फर्स्ट लॉ निकालो पहले, फर्स्ट लॉ। एनर्जी। चलो फर्स्ट लॉ निकाल लिए सबने। सबको पढ़ना है पहला पॉइंट। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट। neither be created nor be only be converted, or total energy of the universe remains, or remains conserved। फिर मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा था इसका। क्या फॉर्म था? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस। फिर इसमें एक डेंजर लिखवाया है, पढ़ो। फिर कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। आइसोथर्मल प्रोसेस आया। रिजल्ट आया क्यू बराबर। फिर इसके थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइन। दूसरा पॉइंट, अगला गुरु मंत्र है क्या इसमें? पढ़ो। आदित्य, कॉपी पे ध्यान दे। अगला पॉइंट, अगर हीट अब्सॉर्ब होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज। मतलब प्रोसेस का नाम एक्सपेंशन। अगला पॉइंट, हीट रिलीज होगी तो कंप्रेशन होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज। फिर अगला, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो आते ही जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है ना तू। आइसोथर्मल आया तो आइसोलेटेड चल रहा था। आइसोकोरिक आया तो आइसो बारीक हो गया। हाँ, इसमें रिजल्ट क्या आया? क्यू वी बराबर डेल्टा ई।
फिर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आए क्या? पहला, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट, हीट अब्सॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला, क्या हुआ, थक गए? जोर से पढ़ो। क्लियर है क्या? और हीट किसकी तरह बिहेव करता है? फिर तीसरा, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसको जीरो किया? तो रिजल्ट W बराबर डेल्टा ई। फिर एक्सप्लेनेशन की है पहला, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हीटिंग होगी, और बाय द सिस्टम होगा तो कूलिंग होगी। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट, वर्क बिहेव्स एज स्टेट फंक्शंस। अगला प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में किसको जीरो करना है? डेल्टा ई को। तो क्यू बराबर, इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लिखवा है, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू पहला भी था, तो रिजल्ट वही रहेंगे, ठीक है ना? फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखवाया है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या जीरो कर दो? डेल्टा जी, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा एच। अगला पॉइंट, आइसो बारिक प्रोसेस में क्यू पी बराबर डेल्टा एच आया क्या? अरे आया। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, what is the value of change in internal energy if 10 calorie heat is absorbed by the system and 1.5 liter ATM work is done by the system? सबसे पहली चीज तो, एक तो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक है हीट, एक है वर्क। ये तीनों चीजें देख के ही पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू, वर्क हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ध्यान रखना है यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो प्लस का 10 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स, ये तो आ गया हीट। फिर आता है वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम कैसा होता है वर्क? नेगेटिव।
तो -1.5 इंटू 101.3, ये तो हो गया 42। ये माइनस का कितना आया? कितना? 150। 152 कितना? तो लगभग 152 ही मान लो इसको। तो फाइनली डेल्टा ई का वैल्यू माइनस का 110, किसमें? जूल में। पल्ले बढ़ा गया। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है बस, और यूनिट्स का ध्यान रखना है। लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी of the system when 2.5 kilojoule heat is released by the system and volume decreases from 20 liters to 2 liters against a constant external pressure of 5 atm. The initial internal energy of the system is E1. करो ट्राई। एंथैल्पी कहाँ से आ गया? एंथैल्पी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी तक। हीट क्या हुई है? रिलीज्ड।
डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना माइनस 2.5 किलो जूल मतलब इंटू 1000 प्लस वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल 5, डेल्टा वी कितना -18, और ये किस में आएगा लीटर एटीएम, तो 101.3। ये तो ऊपर आ गया -2500 और प्लस का 9117, कितना है ये। अब डेल्टा ई क्या होता है फाइनल माइनस ई एफ माइनस ई वन, ये आएगा प्लस का 7, कितना 617, 6617, 76617, क्या तो ई फाइनल कितना E1 प्लस 6617, ये इसकी यूनिट नहीं दी हुई तो कॉमन मान के ही चलनी है, कितना किसमें जूल में। पल्ले बढ़ा गया। अब इसमें देखो वैरायटी ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है, वर्क के जितने भी वैरायटी किए थे ना तुमने, वर्क के वो वैरायटी घुमा फिरा के यूज कर लेगा। तो इसमें ऐसा सच और कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है, ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखे हैं वो याद होने चाहिए, याद नहीं है तो हाथों हाथ कन्वर्ट तो करने आने चाहिए। कन्वर्ट कैसे होंगे, एटलीस्ट हर प्रोसेस में क्या चीज जीरो करनी है वो पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो अगली हेडिंग बनाओ एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल है कैपिटल एच। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द सम टोटल ऑफ SUM, it is the sum total of internal energy, internal energy and PV energy. It is the sum total of internal energy and PV energy. तो इसी के नीचे लिख दो H बराबर E प्लस PV। अब हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, तो इसकी भी नहीं निकल सकती। लिखो सेकेंड पॉइंट, it is impossible to calculate it is impossible to calculate the absolute value of enthalpy. So change in enthalpy is calculated. So change in enthalpy is calculated. सेकेंड पॉइंट में लिखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी।
फिर थर्ड पॉइंट, it is a state function, it is a state function and an extensive property, and an extensive property. Fourth point, डेल्टा एच क्या होगा? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। फिर फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा एच रिएक्शन का होगा सिग्मा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर सिक्स पॉइंट, फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी। सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया ना, ये वाला डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो पहले अच्छे से समझ लो, फिर लिखना है अपन को। कॉपी बंद कर दो। इसको क्यों अच्छे से समझना है, अब ये पूरे चैप्टर में बहुत वैरायटी क्रिएट करेगा। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज तो ये एंथैल्पी होता क्या है। तो कल अपन ने डिराइव किया था कि यार E प्लस पीवी नाम की एक टर्म आ रही है, उसको नाम रख दिया H। अब ये E प्लस पीवी कुछ तो होता होगा। E तो सबको पता है कि भैया सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके जितने भांति भांति के एनर्जीज हो सकते हैं, जितने वैरायटी ऑफ एनर्जीज हो सकते हैं, सबका जोड़ कर दो। आई बात समझ में? एक और एनर्जी होती है हर पार्टिकल की, हर सिस्टम की कह सकते हो, विच इज नोन एज पीवी एनर्जी। पीवी एनर्जी वैसे तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जिस ब्रांच से पढ़ के आया हूं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें 3 सेमेस्टर तक हमने थर्मो ही पढ़ा है। एक सब्जेक्ट होता था थर्मो पूरा, मतलब 6 और 6 महीने। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं तो पीवी एनर्जी को मैं देसी भाषा में बोलूं एग्जिस्टेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? जब भी इस दुनिया में कोई भी पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी यूज कर रहा है। मैंने यूज क्यों बोला? हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर रहा हो सकता है वो रिलीज कर रहा हो। जैसे हमें पता नहीं चलता, जब हम रूम से निकल रहे हैं, ऑन रोड चल रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं या फिर लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं, बेंच पे बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे हैं ना, वहां वहां
कुछ एनर्जी यूज कर रहे हैं। सर एनर्जी फील तो नहीं हुई हम यूज कर रहे हैं। तुम लोग जहां भी जा रहे हो वहां के एयर पार्टिकल्स को तो डिस्प्लेस कर ही रहे हो ना। अभी जहां तुम बैठे उस बेंच पे पहले कोई और बैठा होगा ना, कोई और मतलब एयर पार्टिकल। जैसे ही तुम बैठे वो एयर पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए, तुमने अपनी एनर्जी के थ्रू उनको डिस्प्लेस किया, उनको फिर एक एनर्जी मिल गई, तो उन्होंने उस एनर्जी से अपने सराउंडिंग को डिस्प्लेस कर दिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पता चलता है जब डस्ट उड़ती है। डस्ट उड़ती है तो अपन ऐसे करते ना, देखा होगा, उस दौरान अपनी एनर्जी से वो डस्ट डिस्प्लेस हो जाती है। ये टाइप की एनर्जी जो होती है ये होती है एग्जिस्टेंस एनर्जी। तो हर सिस्टम की टोटल दो एनर्जी होती है, एक तो उसके अंदर के पार्टिकल्स की एनर्जी और एक उसकी एग्जिस्टेंस एनर्जी। और समझ सकते हैं, जब न्यू बर्थ होता है, नया बर्थ होता है, पहले तो वो पार्टिकल इस दुनिया में नहीं था, पर वो धीरे 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 अपनी जगह डिस्प्लेस करता हुआ आता है। कैसे डिस्प्लेस करता है? पहले तुमने सुना होगा साइज बहुत इतना सा होता है, फिर धीरे धीरे बेबी का साइज बढ़ता है, तो मदर की वॉर्म साइज भी बढ़ती है। वॉर्म साइज बढ़ती है, जब डिलीवरी होती है तो वो पार्टिकल यूनिवर्स में आया। यूनिवर्स में आया पर उसके पहले ही वो अपनी जगह बना रहा था। जब वो वॉर्म साइज में ऐसे बैठा हुआ था, धीरे धीरे फैल रहा था, तो मदर का वॉर्म जब बढ़ रहा था, उस वॉर्म ने भी तो एक जगह घेरी ना। अब जब उसने जगह घेरी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक डेथ हुई कोई ना कोई, उसने जगह खाली करी, या फिर उसी दौरान दूसरे जो गैसियस पार्टिकल, थोड़े वीकर पार्टिकल्स जो होते हैं, उन्होंने डिस्प्लेस करके जगह बना दी। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल, एंथैल्पी एक्चुअल में कहलाती है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाती है? उसमें क्या क्या आता है? अंदर के पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी प्लस उस पूरे सिस्टम की एक एग्जिस्टेंस एनर्जी। तुमने कॉपी निकाली बैग में से, बेंच पे रखी, इस कॉपी ने भी अपनी एक जगह बनाई ना। जहां से निकाली वहां जगह खाली भी हुई, तो कोई और वहां पे फिट भी हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस एनर्जी। तो कोई पूछे एंथैल्पी क्या है, सिंपल भाषा में एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम which comprises of what? Internal energy and PV energy. इंटरनल एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी, पीवी एनर्जी मतलब पूरे सिस्टम की एग्जिस्टेंस एनर्जी, जो वो यूज कर रहा है। अब यूज करते टाइम एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, रिलीज भी कर सकता है। तुम बैठे थे, 6 लोग बैठे थे, बेंच फुल चल रही थी, कोई ताकतवर आदमी आया, धक्का मारा, एक गिर गया ना, उसने अपना एग्जिस्टेंस बना लिया, उसने एनर्जी लगाई। जब ये इधर शिफ्ट हो रहे थे सब, तो इनको एनर्जी मिली, तो इधर आगे पास ऑन करते गए। ज्यादा तो नहीं हो गया ना? ये पॉइंट एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैक्सिमम बच्चे रट लिया फॉर्मूला, पता ही नहीं है कौन है पीवी एनर्जी। थोड़ा फील आया पीवी एनर्जी क्या है। अब आता है कि सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, इसकी तो पता ही नहीं है कौन सी एनर्जी, दिख ही नहीं रही, अपन को फील ही नहीं हो रही, तो इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकती। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, सिंपल सी बात, एक एक पार्टिकल की कैलकुलेशन थर्मो में नहीं होती। हमने फर्स्ट डे भी पढ़ा था इसका डिसएडवांटेज, ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करता। एक एक पार्टिकल को बैठ के काउंट करने नहीं बैठेंगे, इट इज अ टीडियस टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि हर पार्टिकल की, कल मैंने कुछ एग्जांपल में लिखवाई भी थी, वैरायटी ऑफ इंटरनल एनर्जीज होती, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। जाग रहे हो क्या? अब आया कि सर चेंज निकालना है, चेंज निकाल लोगे तो इसका भी चेंज और इसका भी चेंज निकाल लो। फिर आया डेल्टा एच, नॉर्मली बताना हो तो क्या होता है, फाइनल माइनस रिएक्शन के लिए। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी पता है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम करो, माइनस
रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम करो। क्लियर है क्या? फिर आया कौन? आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी। कहां से आया? जब हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। सीपी कौन? मैं इसलिए फेमिलियर करता जा रहा हूं इन टर्म्स को, जब आएंगी ना तब नई नहीं लगेंगी। इज इट क्लियर? अब मेन मुद्दा है इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले में ढेरों वैरायटी, तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अब इसके मल्टीपल केसेस हैं, ध्यान से सुनना। केस नंबर 1, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। चेंज में जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब कोई एक वैल्यू, रुक जा भाई रुक जा, कॉपी बंद करवाई है, इसीलिए बंद करवाई थी। बहुत सारी वैरायटी, पहले समझ लो अच्छे से। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब इसका फाइनल लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा P2V2 माइनस P1V1। अब P तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है, मतलब P2 इक्वल टू P1। अब जो चीज सेम होती है वो तो बाहर आ जाती है। तो इसी का फॉर्मूला बनता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। पल्ले पड़ा क्या? तो जब जब कांस्टेंट प्रेशर आएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करना। इसके बाद केस 2, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा बी फॉर्मूला बन जाएगा। ये कौन कौन सा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आता है केस 3, फॉर अ जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस मतलब प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, तो लिखेंगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। पल्ले पड़ा क्या? जब आप वो कुछ पल्ले नहीं पड़े, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारे कैसे हट गए, तो मतलब वो जनरल प्रोसेस है। उसमें क्या लगाना है? डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। जाग रहे हो क्या? अब आता है अगला, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जब भी हीट कैपेसिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला है, डेल्टा एच बराबर एन सी बी डेल्टा टी। और मान लो हीट कैपेसिटी वाला क्वेश्चन ही नहीं है, फिर क्या करें? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी बराबर एनआरटी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी। अब आइडियल गैस के लिए एक्चुअल में जनरली मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। क्या कांस्टेंट रहेगा? सिंपल सी बात है, एक ही सिस्टम है, पैक्ड सिस्टम है मान लो, तो अंदर जितने मोल्स है उतने ही रहेंगे ना हमेशा। तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। चमका गया? अब आता है लास्ट केस, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है केस 5, फॉर रिएक्शंस।
अब मैंने रिएक्शंस क्यों लिखा, क्योंकि फिजिकल रिएक्शंस भी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। फिजिकल रिएक्शंस मतलब याद करो, फिजिकल इक्विलिब्रियम बताया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती हो, फॉर्मूला नहीं बदलता हो। केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें फॉर्मूला और स्टेट, स्टेट में चेंज, फॉर्मूला पक्का चेंज होगा। बल्ले पड़ा क्या। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर carried out generally at constant temperature and constant pressure। क्या लिखा है पढ़ो। देखो, जितनी भी रिएक्शंस आप देखते हो ना, उनमें ऑलमोस्ट सब में तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, और उनमें से भी मोस्ट ऑफ देम में कांस्टेंट कौन होता है साथ में, प्रेशर। इसका रीजन सिंपल है, प्रेशर और टेम्परेचर का बॉन्ड चेंजिंग टेंडेंसी होता है। प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल पास पास, बॉन्ड चेंज हो गया। तुम बनाने कुछ और गए थे, अगर तुमने रिएक्शन के दौरान प्रेशर ही बदल दिया तो कुछ और बन के बाहर आ सकता है। टेम्परेचर का भी यही है, टेम्परेचर मतलब एनर्जी, एनर्जी तुमने चेंज कर दी सडनली रिएक्शन की, बॉन्ड टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। तो बनाने तो कुछ और गए थे, बट सडनली टेम्परेचर चेंज की वजह से बॉन्ड टूट के कुछ और बन गया, पार्टिकल इधर से अलग होके उसके साथ जाके जुड़ गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर की कांस्टेंट रखने की मेन रीजन, मेन वजह सिर्फ यही होती है, दीज बोथ कैन चेंज द इंटरेक्शंस। ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन ही बदल सकते हैं। अब इंटरेक्शन ही बदल जाएगा तो जो केमिकल बॉन्ड तुम्हें चाहिए वो मिला ही नहीं, कुछ और मिल गया, रिएक्शन ही बदल गई ना वो तो रिएक्शन को सेम रखने के लिए जनरली क्या क्या रखा जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। जिंदा हो क्या। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर रखोगे, फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी था क्या। अब हम लोग मान के चलेंगे, देखो रिएक्शन में जितनी भी गैसेस हैं सब आइडियल गैस है, सिलेबस में अपन को वही पढ़ना है। तो पीवी बराबर क्या होता है, बोलो, एनआरटी, तो डेल्टा एनआरटी हो गया। अब रिएक्शन में कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर। रिएक्शन में मोल्स कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि हमने देखा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल्स चेंज होते रहते हैं। पल्ले बढ़ा गया। तो यहां पर एक्चुअल में वेरिएबल कौन होता है, एन। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला बनता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। आर और टी कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, गैस के मोल कांस्टेंट नहीं थे इसलिए डेल्टा एनजी बन गया। कुछ बात है, ज्यादा जरूरी है तो बताओ मुझे भी। निकेत, नजर तो उसकी तुम्हारी तरफ ही थी, इतना भयानक कॉन्टैक्ट। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है भाई। चलो बोर्ड पे ध्यान। ये जी क्यों लिखा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। पल्ले पड़ा गया। कहां भटकी आत्मा।
क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते शरीर को आत्मा छोड़ के चली जाती है। थोड़ी देर मैं चक्कर लगा के आ जाती हूँ, तू बैठ के पढ़, और उस दौरान हम ऐसे हो जाते हैं, जिस तरफ हो जाते हैं उसी तरफ हो जाते हैं, दुनिया स्लो हो जाती है बिल्कुल, है ना। ये सर बोल रही है, बात वहां कर रहा हूँ, ये सर ये बोल रही है। तेरे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? सर मैं आती है क्लास करनी हूँ, क्लास में ही। अच्छा फिर ठीक है। वो देख, वो आती ही नहीं है। अरे आज ये एक बुआ जी आई, दूसरी गायब हो गई। वो कहाँ गई आज? अच्छा तुझे भी यहीं आके समझ में आया कि वो भी गायब है। तो आज तो सेकंड क्लास थी, कैसे उठ गई तू? कल तो थर्ड थी ना। तो एक दिन का कौन सा फीवर होता है? फ्राइडे को मैं भी नहीं आया था, आया था यार, मैं आया था। नहीं तुम्हारी क्लास तो ली थी मैंने, इवनिंग की क्लासेस छोड़ी थी यार। हैं? कुछ बोला सुमित, बता दो। मैं भी छुट्टी मार रहा हूँ, मैं भी एबसेंट होता हूँ। तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ क्या आज तक? हाँ एक आध बार तो हुआ हूँ यार। यार तुम्हारा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। बैच लेट चालू हुआ है तुम्हारा, बैच का सिलेबस मेरा ऑन पॉइंट चल रहा है अभी। कब तक फिजिकल तो लंबी चलती है यार, दिसंबर तक तो कर ही देंगे। इनऑर्गेनिक स्टार्ट होएगी जहां तक, अब दिवाली के आसपास तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा फिर। इनऑर्गेनिक मेरे खत्म कर दी। यहाँ तो अगर लेक्चर नहीं होंगे तो मेरा बीच में होल्ड कर दिया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जनरली ड्रॉपर बैच में मैंने ऐसा देखा है, शटर भी फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर खोलता है और बंद भी वही करता है। ये चलती इतनी लंबी है, हैं? थोड़ा थोड़ा डोज मिलता रहता है ना। चलो, क्या इक्वेशन है, पढ़ो। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी के आते हैं, डेल्टा एच के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम इसी के आते हैं। पर बाकी जो चार फॉर्म्स हैं, आइडियल गैस का फॉर्म क्या है, पढ़ो। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, पढ़ो बे पहलवान। कहां भटक गई आत्मा? लिखना है ही नहीं। हाथ में पेन कैसे, कॉपी कैसे खुली हुई है? ये कैसी मल्टीटास्किंग है तेरी? हाथ में पेन, कॉपी खुली हुई, लॉन्ग डिस्टेंस भी चल रहा है, ऐसे लगता है कंसंट्रेट कर पाएगा तू। ये दूसरा है और लॉन्ग टर्म, डिस्टेंस और बढ़ा दिया इसने। तेरे को जलन हो रही है क्या उन दोनों से? ट्रायंगल है वो। आ जा तू इधर, आ जा, यहाँ बैठ। हाँ तू सेकंड बेंच पे आ। हाँ तो आ तो सही। अरे आ फटाफट आ, कॉपी पेन उठा फटाफट। अब ये दो आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं तो आज दोनों वो चले हुए हैं। फिर बोला ही सही। अब तू इधर खिसक, तू इधर सेंटर पे आ। मिराज, वो पोडियम ऊंचा है, बालकनी की सीट पे बैठे है ना। मिराज, कोने में चल उधर, अरे कोने पे चल, शाबाश। आधे घंटे की बात है बेटा। अरे और कोना क्या होता है भाई? क्या होगा, दूरियां और बढ़ जाएंगी बस। इसको जलन की भावना तो नहीं आएगी ना? आदित्य, तो सबका वकील है। चलो, फिर इसके पहले तीन इक्वेशन थी। पहली कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आई? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस
पी डेल्टा वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगला प्रोसेस के लिए जनरल प्रोसेस का मतलब होता है उन 5 में से एक भी नहीं, बाकी कुछ भी कंडीशन बनाई जा सकती है, तीनों को ही वेरिएबल बना दिया, पी वी टी सबको, पल्ले पड़ा गया। मतलब जब कोई भी प्रोसेस का रूल फॉलो नहीं हो रहा हो तो वो जनरल प्रोसेस। टोटल 5 इक्वेशन आ गई अपन के पास। अब हमने लास्ट क्लास में एक चीज और देखी थी, डेल्टा एच को बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा ई को हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कभी कभी क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा ई ना बोल के हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा। इसमें एक चीज आती है आर, कौन है आर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहां एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए आर के भी तीनों यूनिट काम आएंगे। आर का पहला वैल्यू 0.0821 या फिर नियरली 1/12, ये किस में होता है? लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। दूसरा वैल्यू 1.98 या फिर नियरली 2, किसमें? कैलोरी पर केल्विन मोल। और लास्ट 8.314 या फिर पॉइंट में लिखना है तो नियरली 8.4 और फ्रैक्शन में 25/3, ये किस में होता है? जूल पर केल्विन मोल। टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में रखना? केल्विन में। केल्विन का कन्वर्जन पता है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, क्यों बता रहा हूं, कई बार एग्जैक्ट वैल्यू से आंसर निकालना पड़ेगा, रीजन बीइंग ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए होंगे। इज इट क्लियर? जब कैलकुलेशन ज्यादा ही आसान होती है तो फिर वो ऑप्शंस को क्लोज बनाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस in heat at constant pressure and constant volume for combustion of मीथेन। पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है क्या? पहली चीज, 3 बातें। पहला, कंबशन वर्ड। कंबशन वर्ड का मतलब होता है रिएक्शन विद एक्सेस ऑक्सीजन गैस। दूसरा चीज, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलवेज बनाएगा CO2 एंड H2O। अब आता है मीथेन, CH4। कंबशन मीन्स रिएक्शन विद O2। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके पास कौन कौन? हाइड्रोजन और कार्बन। क्या बनाएगा? CO2 एंड H2O। जाग रहे हो क्या? अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले कार्बन, कितने कार्बन? इधर भी कितना? फिर हाइड्रोजन, इधर कितने? 2 लगा दे आगे। ऑक्सीजन के लिए पहले RHS काउंट करो। पहले क्या काउंट करो? RHS। कितने ऑक्सीजन? इसके पास भी टोटल जितने RHS में ऑक्सीजन
उसका डिवाइडेड बाय 2 इधर लिख दो, पल्ले बड़ा क्या। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल स्टेट। क्या बोला मैंने? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कारण इस फॉर्मूला में कौन है? डेल्टा एन जी, मतलब सिर्फ किसको देखना है? गैस को। क्या इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है? जब टेम्परेचर गिवन नहीं हो तो हमें अज्यूम करना है रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग और कुछ नहीं होता, फिजिकल स्टेट्स जो तुम्हें कॉमन लगती हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो। जैसे मीथेन को बचपन से कैसा सुना? ऑक्सीजन को भी कैसा सुना? CO2 को भी कैसा सुना? अब हमारे आसपास इस टेम्परेचर पे H2O कैसा? लिक्विड। ये ध्यान रखना है। पल्ले पड़ा क्या? डेल्टा एन जी निकालो। इधर इसको लोगे क्या? कितना? 1। इधर 1+2 दैट इज, क्या ये -2 आया क्या? अरे बोलो। फिर हमेशा ध्यान रखना डिफरेंस किस में से किसका पूछा है। डिफरेंस इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, डिफरेंस जब भी लिखा हो तो जो पहले वो पहले, QP माइनस QV। फॉर्मूला क्या था? QP बराबर QV प्लस डेल्टा एन जी आर टी। QV को उधर ले जाए क्या? पुट कर दो वैल्यू। क्या आएगा? डेल्टा एन जी -2। आर का वैल्यू पता नहीं, टी का वैल्यू पता नहीं, तो जनरल लिख देंगे -2 RT। अब यहां तो फॉर्म ये दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसको अगर लिक्विड बनवा रहा है तो मतलब टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री केल्विन में रखना है। 25 डिग्री केल्विन में कितना? 298। मल्टीप्लाई करो 2 से, -596 R। पल्ले पड़ा क्या? इसमें बस मुद्दे की बात यही है, फिजिकल स्टेट्स। क्लियर है? दूसरा मुद्दे की बात, डिफरेंस जब भी निकालना हो तो पहले चेक कर लो पहले नाम किसका है, बाद में नाम किसका है। इज इट क्लियर? टीपो। मॉड्यूल दे दो।
टिप लिया ना? कल ईएलपी लेके आनी है ना याद से, और फ्राइडे को एक्सरसाइज 4 किसकी, केमिकल आयनिक दोनों की निपटा लेंगे ना। थर्सडे ऑफ मिल रहा है, रिवीजन भी हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं मेरे हिसाब से। काइनेटिक्स की हो गई 4, डिस्कस नहीं हुई ना, तो शायद काइनेटिक्स और केमिकल की बोली थी शायद। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल की तो बोल रखी है, आयनिक की भी कर लो। थर्मो में टेस्ट में यहां तक आएगा, ज्यादा क्वेश्चन आयनिक करेंगे, आयनिक और केमिकल के। काइनेटिक्स भी बहुत बार आ चुका है, थर्मो अभी नया नया है, और ज्यादा भारी टॉपिक्स हुए भी नहीं है इसमें भी। पेपर का लेवल मैंने मॉडरेट ही रखा है, ज्यादा हाई नहीं रखा है। पिछली बार वाला इजी था यार। आज मैं चेक कर लूंगा एक बार, जाए तब तो नहीं है। आयनिक का थर्ड भी बच रहा है ना, उस दिन नहीं कर पाए थे अपन डिस्कस। नहीं लेंदी तो नहीं दूंगा पेपर कभी भी मैं। बस यही होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी होती है, हम घबरा जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें स्मार्ट वर्क करके जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। क्वेश्चन की रीडिंग करते टाइम कोशिश यही करो, जो जो काम काम के कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करते जाओ। कीवर्ड्स का मतलब होता है जैसे रेट कांस्टेंट गिवन है तो उसकी वैल्यू काम की है, रेट कांस्टेंट वर्ड काम का है, उसकी यूनिट काम की है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है, और जो चीज पूछी हुई है ना, उसको तो अलग से गोला मार के रखो, दिखती रहनी चाहिए तुमको कि ये पूछ रहा है। क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है, किसी एक चीज को निकालोगे फिर उसको पुट करोगे दूसरी चीज में, तो वो आंसर होता है। लेकिन जो पहली चीज होती है वो पहला ऑप्शन होता है, हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत गलती हो सकती है बेटा। असर्शन रीजन के लिए अब देखो, काइनेटिक्स तुमने पढ़ लिया, केमिकल आयनिक तुमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी है सबके पास? एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर दो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ज्यादातर तो यही होता है देखो, और जो इनकरेक्ट होता है वो दिख जाता है। वो तुक्का होता है वो तो फिर। हाँ, हाँ, वो तो होता ही है। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, अभी तो बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। तुम्हें पता है वो एग्जाम में सांप बना के आया था। हाँ मतलब ओएमआर में, ऐसे घुमा घुमू के उसका सिलेक्शन हो गया था। जो पहले स्टेट पीईटीज होते थे ना, सिलेक्शन हो गया था उसका। अब किस्मत होती है यार ये, हर किसी की नहीं होती है। उसने बचपन से पुण्य ही इतने किए थे, हम जानते हैं। मतलब स्कूल में आता था ना, शायद तुमको स्टोरी पहले बताई भी थी एक बार मैंने। मतलब मान लो उस टाइम वो क्या है, थोड़ा सा दूर रहता था उस टाइम, फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था उसका, थोड़ा सा दूर रहता था। तो क्या कहते हैं उसको, घर वाले क्या उसको ऑटो वगैरह के, और कभी कभी मतलब ऑटो क्या टेम्पो वगैरह पे आने के, टेम्पो होता है ना शेयर्ड ऑटो वगैरह, उसमें आने के पैसे देते थे डेली आने जाने के लिए। तो बंदा पता है क्या करता था, उसको जानवरों से बहुत लगाव था। तो जैसे ही रिसेस होती थी ना अपनी, जिसको अपन ब्रेक बोलते हैं, बीच वाला रेस्ट बोल, बहुत कुछ वर्ड बोले जाते हैं उसको, उसको गेट के बाहर कोई भी जानवर दिख जाएगा ना, वो आदमी वो अपने उस टेम्पो से जाने के पैसे से कुछ खरीद के उन जानवरों को खिला देगा। खुद भाई साहब पैदल चला जाएगा भरी दोपहरी में। और उसका डेली का रूटीन था, मान लो रिसेस में उसको जानवर नहीं दिखा, तो जानबूझ करके टेम्पो के स्टॉप्स होते हैं,
तो जो स्टॉप उसका नियरेस्ट होगा ना, उसको स्किप करके अगले वाले स्टॉप तक पैदल जाएगा, बीच में कोई मिल जाए। इतना लगाव था उसको जानवरों से। अब वो पुण्य बोलते भी हैं आगे जाकर यार, ठीक है अब, लेकिन वो पढ़ने लिखने में ठीक था नहीं कभी, मस्तीखोरी में ज्यादा था। तो कॉलेज तो गया, सरकारी कॉलेज गया जो स्टेट के होते हैं ना। नहीं नहीं, कोटा में तो नहीं था वो, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, शायद बीकानेर बीकानेर से करके आया था। बीकानेर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज था एक। तो दूसरे साल के बाद कॉलेज वालों ने बाहर निकाल दिया, पढ़ता थोड़ी था वो कॉलेज में बोलते बैक, बैक मतलब सप्लीमेंट्री। तो कॉलेज में एक रूल होता है कि इतने मिनिमम बैग आ गए ना तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो पहले यहाँ तो उसका री करो, और मान लो इतने ज्यादा हो जाए कि कॉलेज ही खत्म नहीं हो सकता तुम्हारा, तो फिर वो निकाल ही देते हैं। हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट हमारे 6 सब्जेक्ट होते थे, टोटल 24 सब्जेक्ट हुए 2 साल में। 24 में 17 बैग थी उसकी। बच गया, मैं 3 बार बचा हूँ जस्ट, नहीं लगा कुछ भी नहीं कभी है। मैं 6 पॉइंटर था कॉलेज में। सीजीपीए नाम सुना है? हमारे कॉलेज में सीजीपीए चलता था, परसेंटेज नहीं चलती थी। कुछ कुछ कॉलेजेस में अभी भी चलता है। हाँ मेरे 3 जॉब लगे थे। हाँ, एक बहुत बड़ी कंपनी पार्कर हैनिफिन, मतलब मेरे तो वो ड्रीम कंपनी थी। उसमें तो क्या है, जैसे 1 साल वो इंडिया में ट्रेनिंग करवाती है, उसके बाद यूएस शिफ्ट कर देती है। उसमें मैं किसी के फ्रॉड के चक्कर में हटा दिया गया था फाइनल राउंड से जस्ट पहले। मेरा क्या, उसी दौरान जब इंटरव्यू चल रहे थे ना, चलो स्टोरी सुनाता हूँ उस कंपनी की, सुनोगे? स्टोरी तो सुनने आते हैं हम। एक्चुअली कल मैं पूछता हुआ गया था, वो अपने जो एकेडमिक प्लानर है ना, कि हमें लेक्चर लेक्चर प्लानिंग तो बता दो मेरे को। तो कल उसने काउंट किया तो बोला सर आप एक लेक्चर आगे चल रहे हो। अब मैंने कहा यार मैं तो खूब मस्ती टाइम पास करता हूँ क्लास में यार, नहीं करता क्या? तो आप चलो आप पढ़ेंगे बस, है ना? मैंने हो जाना क्या है, सिलेबस का क्या 4 दिन और डिले डिले हो जाएगा और क्या। अन अकेडमी में आए हो इतना तो सोच के आए हो, नहीं आए हो क्या? नहीं, मुझे जब टीएनएम सर ने बोला ना कि यार इसमें चल जाओगे, मैंने कहा हाँ चल जाएंगे, क्या है जी? क्या इसका सिलेबस 21 जुलाई का बैच है। मैंने कहा भाई मैंने सितंबर वाला बैच पढ़ाया है, और उसको मार्च फर्स्ट वीक में हमने खत्म कर दिया था, और उसमें सिलेक्शन निकले थे खूब उस बैच में से। लेट आने से ये मतलब थोड़ी होता है कि सिलेबस नहीं हो सकता। अब यार अगर मैं तुमको पहले दिन से खुश करने की कोशिश करूंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, भैया तुम सेटिस्फाइड रहो ये करो, अरे भैया क्यों भैया, पढ़ा हुआ है तुमने सब। हाँ उतना बताऊंगा जहां जहां वीक पॉइंट होंगे, मुझे पता है यार ये बच्चे, हर टाइप का बच्चा आता है हर बैच में। जिसका बेस बिल्कुल वीक होता है वो भी आता है, जिसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है वो भी आ जाता है। हमको एक ऐसा लेवल रखना होता है, टीचर टीचर तभी अच्छा है देखो, जो ऐसा लेवल रखे कि वो नीचे वाले को भी ज्यादा नहीं लगे, और ऊपर वाला भी ये सोचे यार कम नहीं। मेरा काम हो रहा है, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, खत्म बात। कंटेंट मुझे पूरा मिल रहा है, मेरे कमी नहीं छूट रही है कुछ भी। मुद्दा ये है, अब मैं तुम्हारे कंटेंट में इजी से इजी क्वेश्चन भी करवाता हूँ, और जितना पॉसिबल होता है क्लास के अकॉर्डिंग टफ से टफ लेवल तक भी ले जाता हूँ, जहाँ ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब जैसे डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, मुझे पता है डब्ल्यू की वैरायटी करा चुका हूँ ना मैं पहले, जबरदस्ती 6 क्वेश्चन यहाँ करूँ बेटा के। अब पता है डब्ल्यू निकालना, तो सीख गए ना वहां पे, सीख गए थे ना। लास्ट फाइनल ईयर में क्या हुआ, मेरे पूरे ब्रांच वाले क्या है, मेरे को प्लेसमेंट, एक हर ब्रांच में क्या है, एक एसपीसी बनता है। एसपीसी मतलब स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, हर ब्रांच का। अब मेरी ब्रांच वाले चाहते थे कि तू बन, क्योंकि मैं क्या है कॉलेज में काफी एक्टिव था। इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो सुना होगा ना, फेस्ट होते हैं, तो मैं कॉलेज के फेस्ट का प्रेसिडेंट था। और कॉलेज में एक टूर्नामेंट भी हुआ था जो कि बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट माना जाता था पहले, उसका जॉइंट सेक्रेटरी था। एक ऑन्टरप्रीनियोरशिप सेल होती है स्टार्टअप से रिलेटेड, शार्क टैंक नाम सुना होगा ना, उसमें स्टार्टअप्स आते हैं। उस सेल का भी मैं स्टूडेंट चेयरमैन था, 3rd ईयर में जब बनते हैं।
उसके अलावा एलुमिनी कमेटी का भी मैं स्टूडेंट हेड था। अब सबको ये था कि यार इसका एलुमिनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, हमारे कॉलेज के एलुमिनी बहुत पावरफुल है अभी करंट सिनेरियो में भी। अभी तुमने सुना होगा एयरपोर्ट, नाम सुना है ना? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जहाँ से फ्लाइट चलती है, सुना है ना नाम? आधे टेंशन में आ गई, ये क्या होता है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो चलाती ना सारे एयरपोर्ट्स, उनके चेयरमैन ऑल इंडिया हमारे एलुमनी है। रेलवे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी करंटली ऑल इंडिया के, वो हमारे एलुमनी है। तो सबने ये सोचा यार कि ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनेगा तो कंपनीज अच्छी खासी बुला पाएगा, क्योंकि इसके पर्सनल टच में बहुत सारे एलुमनी है जिनकी खुद की कंपनीज हैं। मैं भी एग्रीड था, बट हमारे प्रोफेसर थे जो मतलब एचओडी थे ना मैकेनिकल के हमारे, वो भी हमारे एलुमनी थे किस्मत से। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जीतू देख, ऑलरेडी तू बाउंड्री पे है, तेरी सीजीपी है 6.52, 6.5 से 0.02 ऊपर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6.5, और अभी 2 सेमेस्टर बच रहे हैं। बाय चांस अगर इस सेमेस्टर में तू प्लेसमेंट ले गया तो ले गया, मान लो बाय चांस किस्मत खराब हुई, इस सेमेस्टर में तेरा प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ, देख ड्यूरिंग प्लेसमेंट पढ़ाई आप वैसे भी नहीं कर पाते हो। मैंने कहा सर मैंने वैसे भी कहाँ करी है अभी तक। तो ही सेड कि हाँ तभी कह रहा हूँ, 6.5 से नीचे आना तो तय है तेरा एवरेज सीजीपीए, और तो खुद ही एलिजिबल नहीं बचेगा, दूसरों की नौकरी क्यों इच्छा से दिलवाएगा फिर? मैं नहीं, कि ठीक है ठीक है चल, तो एक काम कर, एक बंदा अपने हिसाब से सिलेक्ट कर, उसके साथ में कोऑर्डिनेट कर ले। तो ये हुआ। अब पहली मेरी प्लेसमेंट हुई, कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, आईबीएम, जो चिप्स बनाती है ना, लेज वाली चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स, जो ये तुमने मदरबोर्ड वगैरह में देखी होगी ना, उसकी बहुत बड़ी कंपनी, प्रोसेसर बोलते हैं जिसको, प्रोसेसर बनाती है, प्रोसेसिंग कंपनी का भी बड़ी आईटी जायंट है। उसके उस टाइम पे 4 लाख एम्प्लॉइज थे, 4 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उसके बाद तो 10 साल और निकल चुके, 12 साल और निकल चुके। पहला प्लेसमेंट उसमें हुआ मेरा। फिर आई एक कंपनी भूषण स्टील, जिसको भी टाटा स्टील ने एक्वायर कर रखा है। टाटा स्टील नाम सुना है? ऐसी पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी भूषण स्टील करके, वो उड़ीसा और झारखंड साइड पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं उसके। अब पैरेलली मेरे क्या दोनों जगह प्रोसेस चल रहे थे। मेरी ड्रीम कंपनी थी पार्कर हैनिफिन। पार्कर हैनिफिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। एक तो तुमने सुना ही होगा, पार्कर का पेन आता था, अब तो शायद आता ही नहीं है, तो पता नहीं, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। अब मतलब उस टाइम पे तो प्रीमियम पेन होता था वो, और वो तो उसका बहुत छोटा बिजनेस था। एक्चुअल में तो वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती थी, इंडस्ट्री को जो बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती है ना, वो बनाती थी। अब पार्कर हैनिफिन में मजेदार बात क्या हुई, मेरा क्या रिटर्न एग्जाम नहीं निकलता था कभी भी, बड़ी मुश्किल से निकलता था, क्योंकि उसमें आती थी पढ़ाई। पढ़े अपन कभी नहीं, पास तो अपन दोस्तों की बदौलत हुए। अब अपन ने इतने दोस्तों की हेल्प कर दी थी कि मेरा दोस्त दोस्त लोग कोई अगर बैठा हो ना पेपर में, तो वो निकलवा देता था, इंटर मतलब प्लेसमेंट में भी। मेरे से एक दोस्त चिढ़ता था बहुत बुरी तरह से, जो उसको पता था ये जैसे ही ग्रुप डिस्कशन में पहुंचा, ग्रुप डिस्कशन जानते हो जिसको जीडी बोलते हैं अपन, डिबेट्स होती हैं जो टू एंड फ्रो बोलना पड़ता है, प्रोज एंड कॉन्स बोलने पड़ते, सुना है नाम? स्कूल में कभी किए होंगे ना, देखे तो होंगे। अब वो थोड़ा सा चिढ़ता था। अब उसका ये था कि यार जीतू, पूरे कॉलेज को पता है ये तेरी ड्रीम कंपनी है, तो यार इतना भी मत करना कि मेरी बैंड ही बजा दे तू। और जीडी में हमेशा कोशिश ये करता था वो मेरे अपोज में खड़ा रहे। अपोज में खड़ा रहते क्या, उसको पॉइंट मिल जाते थे, उसको इंग्लिश नहीं आती थी इतनी ज्यादा। उसको पॉइंट कैसे मिलता यार, जो फेवर उसमें बोलते हैं, एक तो फेवर में बोलना होता है, एक अपोज में बोलना होता है, सुना होगा ना? तो ये जो भी बोलेगा उसमें नोट लगा दूंगा।
इतना करता था वो। अब उसमें क्या हुआ, मेरा ग्रुप डिस्कशन में निकल गया। अब अगला था मैनेजमेंट राउंड। उसमें मैं एक्सपर्ट था, मैनेजमेंट इंटरव्यू मतलब। अब मैनेजमेंट इंटरव्यू में किस्मत इतनी खराब मेरी, मेरा इंटरव्यू अब सुबह 10 बजे, मेरी नींद खुली 9:50 में। अब 9:50 में नींद खुल रही है, इंटरव्यू देने जाना है। सबसे पहली चीज, ऐसे केस में आप नहाओगे थोड़ी। अब नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जा रहा हूँ मैं, बिना नहाए। चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है, सब कुछ सही था। मेरे को लगा बस नहा नहीं रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं वहां पहुंचा, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। जो एचआर थी वो बहुत इम्प्रेस थी। उसने एक ही चीज बोली कि जितिन, आई एम इम्प्रेस बाय योर कैपेबिलिटीज एंड योर नॉलेज एंड एवरीथिंग। कल आपका हमारे नेशनल हेड से, उस टाइम पे वीडियो कॉल के लिए एक ही ऐप चलती थी, स्काइप। अब तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब आ गए, अब तो गूगल मीट सब आ गए। कल आपका नेशनल हेड से स्काइप इंटरव्यू है। मैंने कहा ओके। बोला बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू 3 थिंग्स। पहला, सॉक्स बेटा सेम कलर के पहन के आया करो, एटलीस्ट कलर सेम लगा करो, वेराइटी वाले सेम ना हो। उसने इंटरव्यू ऑफ कर दिया था ऑफिशियली। दूसरा, बाकी सब ठीक है, आप भूल गए हो, आप अपना सीवी ही नहीं लाए हो, जिसको रेज्यूमे बोलते हैं ना, मतलब जो दिखाना होता है कि मैं क्या कर चुका हूं अभी तक, वो फाइल। खत्म। तीसरा, आप टाई पहनना भी भूल गए हो। मैं कोट पहन के आ गया, शर्ट पैंट पहन के आ गया, टाई है ही नहीं अंदर। मतलब कल ये मुझे तो स्काइप इंटरव्यू में नहीं दिखेंगे, लेकिन टाई दिखती है। तो और कुछ नहीं, आज टाई खरीद लेना। मुझे पता है कॉलेज में हो, मंथ एंड चल रहा है, कड़की चल रही होगी, अगर ऐसा है तो पैसे मेरे से ले जाना। इतनी इंप्रेस हो चुकी थी वो। उसने आखिरी में एक ही लाइन बोली, मेरे जो स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उसको बुलाकर, कि देख, वी आर कीन इन सेलेक्टिंग जितेंद्र। और दूसरा बंदा भी था मेरे साथ में। अब किस्मत से कह सकते हो, वो बंदा जो था ना, उसकी अभी तक एक भी नौकरी नहीं लगी थी। मेरी ये तीसरी नौकरी थी कॉलेज की। वो उसका दोस्त था, स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का। किसका? उसने क्या तिगड़म बिठाई। मेरा इंटरव्यू कब है? कल। अब हमारे में एक रूल होता है कॉलेज में, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, आईआईटीज में भी यही रूल होता है, एनआईटीज में भी यही रूल होता है, कि अगर कोर कंपनी जो आपके ब्रांच की कंपनी है ना, अगर उसमें एक प्लेसमेंट हो गया ना आपका, तो दूसरा नहीं हो सकता। अब जब मुझे इधर पॉजिटिविटी मिल गई, तो मेरे को सडनली कॉल आया कि मेरा भूषण स्टील में भी इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। ठीक है चलो, मैंने कहा अपन वहां जवाब ही ऐसे देंगे, नहीं लेंगे ये लोग अपन को। अब वहां क्या होता है, कंपनी के फेवर में बोलना होता है। उसने एक ही लाइन पूछी, तुमने एक कॉमन क्वेश्चन सुना होगा ना, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। एक लाइन सुनी होगी नहीं? अब इसमें ऐसा जवाब देना था, नहीं मैं आपकी कंपनी में आग लगा दूंगा, मतलब काम करूंगा और अच्छी हाइट तक ले जाऊंगा। मैंने बताया क्या बोला, आई डोंट इवन सी माई सेल्फ इन योर कंपनी आफ्टर 5 years। वो एचआर भाई साहब टेंशन में आ गया एक बार को, aren't you interested in joining the company? I am not interested. Then what's your plan? I'll go for GRE after 1 year. GRE मतलब फॉरेन से एमएस करना। जैसे अपने यहाँ पे एमटेक होती है ना, फॉरेन में एमएस होती है, मास्टर्स ऑफ साइंस। जैसे यहाँ पे बीएससी होती है, वहाँ बीएस होती है, बैचलर इन साइंस और मास्टर्स इन साइंस। वो बीडीएस होती है, बैचलर इन डाटा साइंस, अब जो चालू हुई है। हाँ हाँ, वो बैचलर इन डाटा साइंस चालू हुआ है अभी, और बीएससी शुरुआत से हो रही है हर कॉलेज में। अब मुद्दे की बात, मतलब कह सकते हो, क्या लाइन कहते हैं, मैंने भयंकर काटा उस इंटरव्यू में। आखिरी मानोगे नहीं, शाम को रिजल्ट आया, मेरा प्लेसमेंट हो गया।
बाद में पता चला कि वहां तो पॉलिटिक्स हुई। अब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उसको उसने भी बुलाया कि यार ये ऐसा 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 क्यों बोल रहा है। वो भाई पता है क्या बोल के आया वहां पे कि सर राइट नाउ ही इज इन ट्रॉमा। ट्रॉमा क्यों? कि सर वो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली इंटरव्यूज दे रहा है और एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम बिकॉज ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। मतलब उसने पूरी तिगड़म बिठा दी मेरा सिलेक्शन हो जाए वहां पे और उसके दोस्त का उधर हो जाए। ये कहानी है मेरे प्लेसमेंट की। फिर तीसरी कंपनी आई, एक कोचिंग ही थी। अब मैं तो कोटा का कोचिंग में तो जाऊंगा ही थी एक बार तो। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कोटा आ गई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नहीं हेलन नहीं है, वो छोटी मोटी तब तो बंदी हो गई वो। कौन सी इसी रोड पे आखिरी में चलती थी अपना अन अकेडमी वाला रोड है ना जो लास्ट में। अरे अन अकेडमी वाला जो मेन गेट वाला रोड है यार। नहीं हाईजैक, अरे कौन है बे यार, ढकनिया स्टेशन की तरफ जहाँ पे बीच में एलन चलती थी ना, उसके पहले वहां चलती थी इनफाइनाइट एजुकेशन। मैं उसमें 1.5 महीने रहा, उसके बाद तो मैं एलन आ चुका था। एलन में फिर मैंने एज यू नो 11 साल बिताए। बाकी यहाँ पे एलन के बाद सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे यहीं हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं मुझे। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। अच्छा एक और स्लाइड है अभी तो यार। ठीक है वो भी दोस्त था यार अपना। फिर आखिरी में यार अगर ऐसा होता कि मुझे जाना उसी इंडस्ट्री में तो फिर कुछ करते थे गड़म। मेरे को तो आना कोचिंग में ही था। नहीं वो कोचिंग मिल गई थी उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि हाँ ठीक है। यार देखो इंजीनियर को और कुछ नहीं चाहिए, इंजीनियर को चाहिए ये। और इंजीनियर के आजकल सबको यही चाहिए। तो सबका तरीका अपना अपना होता है। और देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करने तो एक चीज तो चाहिए, बापू। या तो घर पे बापू अच्छा होना चाहिए या फिर जेब में बापू अच्छा होना चाहिए। सही बात है ना। लिखो होमवर्क थर्मो का। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 132। लिख लो होमवर्क। पेज 132, एग्जाम्पल 1 से 4, फिर CB1 पूरा। फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, पेज 136। पेज 132 वाले तो 4 एग्जाम्पल्स हो गए, पेज 136 वाले 2 एग्जाम्पल्स। दो मतलब 1 और 2, नंबर अलग होते तो मैं नंबर ही बोलता ना बस। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 पूरा। फिर पेज 138, एग्जाम्पल नंबर 2। फिर एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर 16। एट्थ मत करना बस, 8वां। इतने कर लो, ये थर्मो के है ना। टिप लिया। अब इसमें 3 रिजल्ट हैं, वो टेबल बना लो एक। टेबल वेबल नहीं आती क्या इसमें?
पहला, अगर डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होगा। डेल्टा एच मतलब क्यू पी बराबर क्यू वी, वाई से वर्षा है ना, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, क्यू पी ग्रेटर देन क्यू वी, और डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, क्यू पी लेस देन क्यू वी। कल ईएलपी का डिस्कशन है, एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन है, और आयनिक की एक्सरसाइज 3 भी है, तो कृपया कल होमवर्क कंप्लीट कर ले में। ज्यादा है क्या होमवर्क? एक्सरसाइज 4 फ्राइडे की है क्या? तो चलो फिर एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 किसकी है? आयनिक की, ये तो फ्राइडे को, और ईएलपी कल, ठीक है? ले आओगे? चल टिप लिया। और देखो फिजिकल केमिस्ट्री में टेंशन मत रहना, बस कंडीशन ये है कि डेली डेली जितना हो सके नोट्स कंप्लीट रिवाइज करते जाओ ढंग से। क्वेश्चन जब जब तुम्हें लग रहा है कि यार आज टाइम कम मिला, तो फिजिकल केमिस्ट्री इतना टफ नहीं है कि अगले दिन बचा हुआ एक्स्ट्रा निपटा नहीं पाओ, तो कोशिश तो यही करनी है डेली निपटाओ, बट अगर पेंडिंग छूट भी जाए तो अगले 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है ना? बोलो।